दो ना पीछे। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय है भारत भाग्य आता जय सम्मानीय गण हैं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री जयानंद त्यागराय जी, उनके सपोर्ट के बिना हम यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट बच्चों का था। बच्चों के लिए इतना आसान नहीं था कि जिस तरह की प्रताड़ना वो सह रहे थे, आप लोगों को, कई लोगों को पता भी होगा कि 15-15 दिन तक हमारे बच्चे लाइब्रेरी में बैठे, कितने हमने चक्कर काटे डिपार्टमेंट के, कोर्ट के, सो दैट कि हमको न्याय मिल सके। और इस प्रणाली में हम सभी ने ये पाया कि ये लड़ाई इतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी हम इस बात को समझ रहे थे। एक पेरेंट बहुत ही अपने को कमजोर पाता है जब वो अकेला रह जाता है। आज के समय अगर मुझे कोई भी प्रताड़ना होती है तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि मैं किसके पास जाऊं, किससे गुहार लगाऊं। ना मेरे पास संसाधन हैं, ना मेरे पास नॉलेज है, ना मुझे ये पता है कि किस तरीके के ऑर्डर्स पहले पास हो चुके हैं, किस तरह के एक्ट हमारे सिस्टम में हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बट इस 5 साल की जर्नी में हमने कई संस्थाओं के साथ काम किया, हमने एडवोकेट्स के साथ काम किया, हमने एग्जीक्यूटिव्स के साथ काम किया, हमने लेजिस्लेचर के साथ भी काम किया और हमने जुडिशरी के भी कार्य करने का तरीका देखा। तो हमें ये समझ में आया कि ये लड़ाई या ये संघर्ष केवल डीपीएस द्वारका तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस संघर्ष में हम लोगों ने कम से कम हजारों पेरेंट्स से मिले, 100 स्कूलों के तक पहुंच पाए हम, और हमें ये लगा कि आप किसी भी स्कूल से बात कर लीजिए, किसी भी स्कूल से, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, कोई ना कोई समस्या से वो झेल रहा है। इस पूरे, अब मैं कहूंगा कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं इतनी लचीलापन आ गया है कि पेरेंट्स की भागीदारी का बढ़ना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, जब तक वो एक साथ नहीं संगठित होंगे, तब तक हम शायद इस शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं पाएंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि एक एक्शन कमेटी बनी हुई है, शुरुआत होती है उसकी 400 स्कूलों से, फिर वो बनती है 600 स्कूल, आज के समय उसके पास 900 स्कूल है, और आपके ही धन से, आपके ही द्वारा दी गई फीस से वो बड़े बड़े काउंसिल्स को एंगेज करते हैं। हम लोग इस मामले में काफी, मैं कहूंगा, लकी रहे, या मैं कहूंगा कि समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है अभी, क्योंकि हमारे एडवोकेट जैसे जयानंद राय सर, हमारे साथ मनीष सर और बहुत सारे एडवोकेट्स और जुड़े, जिन्होंने केवल इस मामले को धन तक सीमित नहीं रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जुडिशरी की लड़ाई महंगी है, बट न्याय भी अपने सर्वोपरि रहता है। और हमें यह समझ में आया कि अगर आप, जैसे एक बात कहते हैं कि पत्थर तो उछालो यारों, मैं भूल गया हूं क्या उसका वो है, बट इसका मतलब ये है कि अगर हम शिद्दत से किसी चीज को मांगते हैं तो हमें कायनात भी सपोर्ट करती है। और मैं वाकई 2 शब्द ही बोलूंगा। पहले तो मैं आप सबको दिल से कंग्रेचुलेशन देता हूं। बहुत साहस लगता है और बहुत दम लगता है ऐसे फॉर्मली ऑर्गेनाइज करना अपने आप को। और मेरे ख्याल से दिल्ली में समय आ गया था कि जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, जो प्राइवेट स्कूल्स में हैं, खासकर जिनको हम पब्लिक स्कूल बोलते हैं, उनकी अब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी, जो सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन, जो स्कूल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप बता रहे हैं एक्शन कमेटी, वो एक तरह से उनके इंटरेस्ट और प्रॉफिट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। और मैं 2-3 चीजें ही सिर्फ कहना चाहूंगा। मैं दिव्य जी को अब कुछ समय से जानता हूं,
इस ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएशन के पहले से, जब वो खुद आके मेरे ऑफिस में आते थे, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लाके मुझे ब्रीफ करते थे, स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते थे, और फिर कोर्ट जाके वी वुड फाइट, वी वुड वेट, वी वुड फाइट। तो इनका कमिटमेंट बहुत जेन्युइन रहा, मुझे फर्स्ट हैंड दिखा है। और मैं पर्सनली इतना ही मानता हूं, क्योंकि ये कुछ मैटर्स सब जुडिस हैं कोर्ट में, तो मेरा ज्यादा कहना भी कुछ सही नहीं रहेगा, लेकिन इंसिडेंटली मैं खुद डीपीएस का प्रोडक्ट हूं, और मैं डीपीएस आरकेपुरम से पढ़ा हूं। उसके पहले डीपीएस बसंत विहार में था, जूनियर स्कूल में। जो लोग, जिनके बच्चे डीपीएस में हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो इन्फेंट से लेके डीपीएस बसंत विहार में इन्फेंट स्कूल भी है, उसके बाद फिर आप बसंत विहार में जाते हैं 5th क्लास तक, और फिर मेरे टाइम में 6th में आप डीपीएस आरकेपुरम आ जाते हैं। तो 2 फीडर स्कूल थे, डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश, डीपीएस बसंत विहार। और मुझे अभी भी याद है, मैं भी बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूं, मेरे फादर प्रोफेशनल थे, और ये मेमोरीज मेरे मन में आज भी बिल्कुल क्लियर है कि हर महीने कुछ ना कुछ अजीब सी रिक्वेस्ट स्कूल की तरफ से घर में ले आता था। एक सर्कुलर होता था उन दिनों, तब ईमेल्स नहीं थी, उसकी व्हाट्सएप ईमेल का कोई कम्युनिकेशन की पता नहीं थी, और कहते थे कि ये आपको स्पेशल नोटबुक खरीदनी पड़ेगी हमारे बुक शॉप से, ये यूनिफॉर्म आप ऐसा नहीं लीजिएगा, ये लेना पड़ेगा, ये डेवलपमेंट फीस में ऐड कर गई है। और मुझे अभी भी याद है, मेरे पिताजी इस बात पे मुझको हमेशा बोलते थे कि क्या यार, तुम्हारा स्कूल जो है हर महीने कुछ नया 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 इनका कुछ चालू रहता है। तो जब बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि नहीं, हम ही कैसे इसमें ऑब्जेक्ट करें। तो हम कहते थे नहीं पापा, जाने दो ना, क्या होता है, सभी दे रहे हैं तो क्या हो गया। ये प्रॉब्लम थी कि सभी दे रहे हैं और सब चुप रहते हैं तो कोई कुछ कहता नहीं। तो उससे मैं बस इतना ही कंक्लूड करके बोलूंगा कि हालांकि लॉ है, नया लेजिस्लेशन आया है, एक डिपार्टमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है और क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, उसके पहरेदार आप ही हैं जो पेरेंट्स हैं। यदि आप प्रेशर नहीं डालेंगे इस मुद्दे पर, और अगर नॉन इन्फोर्समेंट हो रहा है लॉ का, उस पर अगर आप नहीं जाके आवाज उठाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट करने का सही तरीका कोर्ट में ही आने का है। और हो सकता है कि कभी कभी देरी भी होती है, सुनवाई नहीं होती है, जैसे हमें पता है कभी कभी होता है, कोर्ट्स बहुत बर्डन्ड है हम लोग के, लेकिन ये मैं कॉन्फिडेंस से आपको सबको कह सकता हूं कि हमारे जो जजेस हैं, खासकर दिल्ली हाई कोर्ट में, वो सम ऑफ द फाइनेस्ट जजेस हैं, और उनका कॉन्शियंस बिल्कुल सही जगह में है, और वहीं पे न्याय मिलेगा, और वो हम देख भी रहे हैं। नमस्कार मीडिया साथियों और यहाँ उपस्थित सारे अभिभावकों, आप सबका बहुत बहुत सम्मान। और मैं चंदन कुमार, जनरल सेक्रेटरी PAWJ, पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर वेलफेयर एंड जस्टिस, और हमारे बाएं तरफ बैठे हैं दिव्या माटे जी, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन, एंड मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं सौरभ अग्रवाल जी, ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमने अपने एसोसिएशन का फॉर्मल लॉन्च किया है, और उस लॉन्च का पर्पस ये था कि हम दिल्ली की जनता को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, दिल्ली के पेरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहां वो एक साथ जुड़े और एक साथ जुड़ के अपनी आवाज को रख सकें। तो सबसे पहले हमारी कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम यहाँ पे अपनी रखना चाहते हैं। तो मैं दिव्या जी से बोलूंगा पहले, वो स्टार्ट करें, फिर हम एक 2-3 पॉइंट्स में रखेंगे, हमारे 3-4 पॉइंट्स ही हैं चलते। तो जैसा चंदन जी ने बताया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ पेरेंट वेलफेयर एसोसिएशन का, और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले जिस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं वो बात है, किस तरीके से आर्टिकल 141 का वायलेशन हो रहा है हमारे देश में, उसके ऊपर सी मोटो संज्ञान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लें, क्योंकि बच्चों के फीस को लेके जो ऑर्डर पास हुआ 22 मई 2026 को, जिसके अंदर 3 बातें कही गई कि अगर आप लैंड अलॉटमेंट क्लॉज के स्कूल हैं या अगर आप लैंड अलॉटमेंट क्लॉज के स्कूल नहीं हैं, रूल आपके ऊपर सेम फॉलो होगा। आप सभी को मैं बता दूं कि ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट कर चुका है, और आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर कहता है कि अगर एपेक्स कोर्ट किसी चीज को एडजुडिकेट कर देता है तो कोई भी निचली अदालत उस चीज को इंटरप्रेट नहीं कर सकती है।
दूसरी बात, मैं आपको इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस ऑर्डर ने ये कहा कि स्कूलों ने जितनी भी फीस ली 2020 से लेकर या 2017 से लेकर अब तक, वो सारी की सारी फीस मान्य है, और जिन पेरेंट्स ने वो फीस नहीं दी उससे अरियर्स नहीं लिया जा सकता है। मैं इस बात से खुश नहीं हूं क्योंकि मैं लड़ रहा था शायद मुझे अरियर नहीं देने पड़ेंगे, बट मैं उन पेरेंट्स को लेकर ज्यादा खुशी हूं कि जिन लोग दी गई, और इस ऑर्डर के अंदर कहीं ना कहीं क्वालिटी या इक्वालिटी की कमी रही। तीसरी बात जो मैं आपके पास द्वारा इस बात को संज्ञान में लाना चाहता हूं कि स्कूलों के जो रखरखाव है और जिस तरीके से उनकी अकाउंटेबिलिटी रखी जाती है, उस चीजों के ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर भी हम ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि स्कूल ऑडिट से बच नहीं सकते हैं। आपको एक्ट भी मैंडेट करता है, कोर्ट भी मैंडेट करता है, और रूल भी बड़ा क्लियर है कि आपका ऑडिट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और इश्यू हैं जो चंदन जी बताएंगे रिगार्डिंग स्कूल एक्ट और SLFRC एक्सेट्रा। आप सबको पता है आज के डेट में जो सबसे गर्म मुद्दा चल रहा है वो SLFRC का चल रहा है। तो मेरा मानना है कि आप लोग जरूर ये जानना चाहोगे कि हमारे एसोसिएशन का व्यू पॉइंट क्या है SLFRC और दिल्ली के नए एक्ट पे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में दिल्ली में ये सबसे बड़ा केस है कि कौन सा एक्ट लागू है, किस एक्ट के बिहाफ पे हमारी फी रेगुलेट होगी एंड हु इज गोइंग टू मैनेज दैट थिंग, ये आज क्लैरिटी नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे सरकार और किसकी सरकार है किसी सरकार नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारा मानना है कि भारत में जो भी सरकारें आती हैं उनका ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों के लिए काम करें। हम किसी सरकार को ब्लेम नहीं करने जा रहे हैं कि पहले कौन था, आज कौन है, आगे कौन होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हर एक पेरेंट, ये हर एक भारतीय इंसान और उसकी जितनी जिम्मेदारियां हैं और जिसके उसके राइट्स हैं वो उसको मिलना चाहिए। तो आज के डेट में जो सबसे बड़ा केस है, कौन सा एक्ट चल रहा है नहीं पता। अगर मैं सरकार की नीयत की बात करूं अभी के लिए, तो सरकार की नीयत हमें अच्छी लगी जो एक्ट फी फिक्सेशन एक्ट 2025 उन्होंने लागू किया, लेकिन वो लागू हुआ है नहीं हुआ है इसकी क्लैरिटी किसी को नहीं है। आज के डेट में सरकार ने जैसे ही वो फी फिक्सेशन एक्ट को लागू किया, प्राइवेट स्कूल जिन्होंने एक अपनी एक्शन कमेटी बना रखी है उन्होंने उसको जाके कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब वो चैलेंज का स्टेटस हर पेरेंट को कैसे पता चलेगा? आप सरकार हैं, आपके पास तंत्र है, आपके पास सारी, अगर वो इस एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एक्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट है, और दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट भी आप ही मैनेज करते हो क्योंकि आपकी सेंटर में भी सरकार बीजेपी की ही है। अगर ये प्रॉब्लम है कि नया एक्ट नहीं आ सकता, आप पुराने एक्ट को बदलो। नया एक्ट अगर लागू हो सकता है तो आप इम्पोज कराओ। हमें नहीं समझ में आ रहा सरकार की क्या मजबूरी है, सरकार यहाँ अपना पूरी शक्ति क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि हमें कोर्ट में भी दिख रहा है कहीं ना कहीं एक्शन कमेटी जो प्राइवेट स्कूलों की एक तिगड़ी बनी हुई है उन्होंने कहीं ना कहीं एज ले रखा है क्योंकि वो इसको डिले कर पा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे वो जीत गए, बट चीजों को डिले करना भी उनकी एक सक्सेस मानी जा रही है और सरकार यहाँ पे फेल हो रही है। तो हमारा मानना है कि सरकार को इसकी क्लैरिटी लेके आनी चाहिए, अपने सारे तंत्र लगाने चाहिए क्योंकि ये उनका एक्ट है, उन्होंने पास किया है, वो कैसे फेल हो सकता है। इसके अलावा अभी मैं सौरभ जी को दूंगा, ये कुछ स्कूल के प्राइवेट स्कूल को मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज। नमस्कार। मैं आप सबको सिर्फ ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कोई भी जो एक्ट है, जैसे चंदन जी ने बताया कि जो नया एक्ट 2025 में सरकार, दिल्ली सरकार लेके आई है, और पुराना जो DACR एक्ट 1973 का था, दोनों का मेन एम ये था कि स्कूल्स में कमर्शियलाइजेशन ना हो, क्योंकि वो एक नो प्रॉफिट नो लॉस वाली एक्टिविटी है जो बच्चों की पढ़ाई है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे आप बच्चों की यूनिफॉर्म ले लीजिए, बच्चों की किताबें ले लीजिए, स्टेशनरी ले लीजिए, या फिर मैं कहूँगा कि काफ़ी चेन ऑफ स्कूल्स जो इंडिया में चल रहे हैं, वो सब इंडिया भर में और इंडिया से बाहर भी अपनी अपनी फ्रेंचाइजी स्कूल खोलते हैं, जिसकी वो एक फ्रेंचाइजी फी लेते हैं, जो कि एक क्लियर कट कमर्शलाइजेशन है, जो कि वो अपने इनकम में या प्रॉफिट में कहीं पे उसका जिक्र नहीं होता है। और ये ऑडिट जो स्कूल्स, जो दिव्या जी ने बात कही कि पिछले 5-6 साल से स्कूल्स का ऑडिट नहीं हुआ है,
तो ये चीज ये बताती है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो सालों साल चल रहा है, जिसमें सरकार और ना ही जुडिशरी और ना ही एग्जीक्यूटिव कोई उस पर अंकुश लगा पा रहे हैं। हमने ये देखा कि हमारे अपने बच्चे और हमारे ऑडियंस में बैठे कई पेरेंट्स और पूरे दिल्ली प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स के बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी भी हमारे साथ मोहित जी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनके बच्चों के साथ अभी हाल फिलहाल में भी छोटे छोटे बच्चों के साथ यह हैरेसमेंट चल रहा है, जिसमें सरकार और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब इवन हमारा जो 2025 का हमारा अपना केस था, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस सचिन दत्ता जी ने ये ऑर्डर निकाला था 16 अप्रैल 2025 में कि हमारे बच्चों का जो प्रताड़ना हुई है उसमें स्कूल को बोला गया कि बच्चों को एटीएम मशीन ना समझा जाए। बच्चे को ये एटीएम मशीन नहीं है, बट ये चल रहा है। तो मेरा यही कहना है जो मैं आपको बताना चाहता था। हमारा एक क्लियर मैसेज है प्राइवेट स्कूलों को, अगर वो इकट्ठे होके हमारे पेरेंट्स के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, तो आज मैं अपने पेरेंट्स से भी आह्वान करूंगा हमारे साथ जुड़े, हम भी मिलजुल कर उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जैसे आज हर एक ऑर्डर को वो चैलेंज करते हैं कोर्ट में, प्रोबेबली उनके हर एक गलत एक्ट को हम भी चैलेंज करेंगे और हम उनको इसका जवाब देंगे। हमारे 4 जो डिमांड है, क्लियर डिमांड, आई थिंक विवेक जी जस्ट टॉक अबाउट दोस 4 डिमांड्स। तो हमारे जो 4 डिमांड है आज के समय, पहली डिमांड हमारी ये है कि 22/5/2026 का जो ऑर्डर आया है 7481 ऑफ 2017 का, वो इमीडिएटली ड्यू मोटो कंसिडरेशन में लिया जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाए, क्योंकि जिस जज के द्वारा ये ऑर्डर लिखा गया है वो जज जिस समय लॉयर थे उस समय उन्होंने इन्हीं स्कूलों की इसी तरह के केसेस को लड़ा है। पहले भी वो इन केसेस को रिक्यूज कर चुके थे, बट क्यों उन्होंने इस केस को रिक्यूज नहीं किया, इस बात का संज्ञान या इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि जितना मैं समझ पाया हूँ जुडिशरी को अब तक, अगर कोई जज पहले काउंसिल रह चुका है और अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर चुका है और वही क्लाइंट सेम डिमांड के लिए दोबारा आता है, तो वो जज उस मैटर को नहीं सुन सकता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। तो पहली डिमांड हमारी ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि फाइनेंशियल ऑडिट स्कूलों का जिस तरीके से रुका हुआ है, जिसके कारण क्लैरिटी नहीं आ रही है कि स्कूलों ने किस तरीके के पैसे का गबन किया, किस तरीके से पैसों का मिसयूज किया, फीस होनी कितनी चाहिए। हम SLFRC में बैठ भी गए, हमें पता क्या चलेगा कि स्कूलों की किस तरीके की फाइनेंशियल कंडीशंस है, तो उसका ऑडिट इमीडिएटली किया जाए, 3 महीने के टाइम के अंदर सारा ऑडिट कंप्लीट किया जाए। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि आज के समय DSC एक्ट 2025 स्टे नहीं है, SLFRC बनाना मैंडेटरी है। तो सरकार अपनी तरफ से पारदर्शी तरीके से पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनवाए और SLFRC का कंस्टिट्यूशन इमीडिएटली करे, ताकि 2027 में आने वाली फीस की प्रॉब्लम को पेरेंट्स ना महसूस करें। और लास्ट हमारा डिमांड ये है कि किसी भी सूरत में, किसी भी तरह के डिस्प्यूट में, किसी भी बच्चे का किसी भी तरीके का हैरासमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो 9th में हो और चाहे वो 12th में। बच्चे का हैरासमेंट हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरह का डिस्प्यूट।